अर्पिता उम्मीद से हुई तो सुरेश काम से आता तो उसके लिए फ्रूट ले आता तो माँ को बहुत बुरा लगता और कहती तुम्हारी जवान कुंवारी बहनें घर पर हैं, तुम्हें उनकी कोई चिंता नहीं है और पत्नी को ऐश करवा रहे हो। तो उसके बाद तो जब सुरेश रात को मजदूरी करके आता तो माँ इससे पैसे ले लेती। अर्पिता की कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और सुरेश के पैसों से बहनें और माँ याशियाँ करने लगीं। एक दिन सुरेश ने माँ से छुपकर मजदूरी के पैसों से फ्रूट लाकर पत्नी को दिए तो अगले दिन माँ ने फ्रूट छीनकर बेटियों को दे दिया और अर्पिता को बहुत मारा। जब सुरेश ने रात को घर आकर अर्पिता की हालत देखी तो माँ और बहनों के होश उड़ गए, क्योंकि सुरेश ने 1 किलो दे दो भाई, जेब में से मुड़े तुड़े से कुछ नोट निकालते हुए सुरेश ने फ्रूट वाले को दिए और फ्रूट का एक छोटा सा पैकेट उसने पकड़ लिया। कल ही तो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली और उसमें खून की कमी है, इसे खाने पीने के साथ साथ फ्रूट की भी ज़रूरत है। इससे जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। घर में सारे लोग सो चुके थे। वो वापस आता ही इतनी देर से था कि सिर्फ अर्पिता ही उसके इंतजार में जाग रही होती थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला। उसी पल वो उछल पड़ा। ये क्या लेकर आया है? ये क्या लेकर आया थैले में अपनी पत्नी के लिए? ला मैं भी तो देखूं। आधी रात को छुप छुप कर तू क्या उसके नखरे उठाता रहता है? ये माँ की आवाज़ थी। साथ वाले कमरे से अचानक बाहर निकल आई थी। उस समय चील जैसी नज़रों से सुरेश के हाथों में मौजूद थैले को देख रही थी। सुरेश घबरा गया। कुछ नहीं माँ, बस वो कुछ चीज़ें हैं अर्पिता के लिए। उसे बात ही नहीं बन पाई। माँ ने लपक कर थैला उसके हाथ से छीन लिया। कुछ चीज़ें? ये तो फ्रूट है, वो भी इतने सारे। बेशरम, तुझे ज़रा शर्म नहीं आई? बूढ़ी माँ घुटनों के दर्द से मर रही है। मुझे ताकत की ज़रूरत है और तू अपनी जवान पत्नी के लिए फल फ्रूट खरीद कर ले जा रहा है। पाल पोस कर तुझे मैंने बढ़ा के और तू अंदर बैठी है उस डायन के नखरे उठा रहा है जिसने आते ही तुझे मुट्ठी में कर लिया है। भगवान जाने क्या टोटका कर दिया है मेरे मासूम बच्चे पर कि रात के अंधेरे में बहनों और माँ से छुपकर अपनी कमाई पत्नी पर लुटा रहा है। माँ वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। सुरेश बुरी तरह से घबरा गया। माँ की आवाज़ सुनकर सुरेश की तीनों बहनें अपने कमरों से बाहर निकल आईं। उनके चेहरे देखकर तो कहीं से नहीं लगता था कि वो सो रही हैं। तीनों के हाथ में मोबाइल था। उन्होंने जब माँ को इस तरह रोते देखा तो लपक कर आ गई। क्या हुआ माँ? क्या सुरेश भाई ने कुछ कहा है आपको? बड़ी बहन ने सुरेश की ओर देखते हुए कहा। वो अपना सर पकड़कर रह गया। कुछ नहीं कहा। बारी बारी सारी बहनों ने नीचे पड़ा हुआ थैला खोल खोल कर देखा। उसमें फ्रूट पर जैसे ही नजर पड़ती तो सुरेश को ऐसी नजरों से देखती जैसे वो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। वो खड़ा था कि शायद माँ फ्रूट वापस करे तो वो तो अंदर लेकर जाए, मगर उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। सुरेश भाई, माँ की रो रो कर तबीयत खराब हो गई है, ये फ्रूट माँ को दे दे ताकि उनकी कमजोरी दूर हो सके। बड़ी बहन ने मजे से फ्रूट का पैकेट हाथ में पकड़ा और माँ को उठाते हुए कमरे की तरफ चली गई। सुरेश उनका मुंह देखता रह गया। थोड़ी देर के बाद उनकी बातें करने की और फ्रूट खाने की आवाज़ें आने लगी। सुरेश बुझे दिल के साथ कमरे के अंदर गया। सामने बेड पर टेक लगाए अर्पिता सो रही थी। सुरेश के कमरे से आने से खटका हुआ तो वो भी उठ बैठी। अरे आप आ गए, आज तो बहुत देर लगा दी। वो बोली तो उसकी आवाज़ में कमजोरी झलक रही थी। सुरेश ने उसका हाल चाल पूछा। खाना खाया था? आज सुरेश ने पूछा तो अर्पिता ने सर हिला दिया। हाँ, खाने की कोशिश तो की थी, लेकिन जैसे ही कुछ मुंह में डालो उल्टी हो जाती है। बहुत तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए कुछ नहीं खा सकी। आप मेरे लिए फल लाए हैं? मेरा दिल चाह रहा था। अर्पिता ने उम्मीद भरी नज़रों से सुरेश को देखा, मगर वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गया। उसने अर्पिता को न बताया कि फल वो बाहर माँ और माँ बहनें खा रही हैं। वो खामोशी से आकर बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह जल्दी वो घर से निकल गया। दिन भर मजदूरी करने के बाद वो आधी रात को घर लौटा करता था। उसके कपड़े धूल से सने होते थे, हाथों पैरों में छाले बने होते थे। सुबह अर्पिता के उठने से पहले ही सुरेश जा चुका था। वो भी उठकर घर के काम निपटाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा उल्टी की प्रॉब्लम थी। किसी भी चीज़ को देखती तो उबकाइयाँ आने लगती। सास और नंदे उसकी हालत देखती लेकिन मज़े से अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी रहती। किसी ने उससे ये ना कहा कि घर के कामों में वो उसका हाथ बटा दिया करेंगी। ये लो अर्पिता, ये आधा किलो पनीर है, ज़रा जल्दी से बनाओ और अच्छा बनाना, बड़ा दिल चाह रहा है खाने का। दोपहर के समय अर्पिता की सास ने पनीर अर्पिता को पकड़ाते हुए ऑर्डर दिया। उसे एक ज़ोरदार उबकाई है। उसने दबे दबे शब्दों में सास से कहा, माँ जी मुझसे पनीर नहीं बनाया जाएगा, मुझे घबराहट हो रही है, आप दीदी से कहें, वो अच्छा बना देगी। उसने डरते डरते बात की, मगर सास ने मुड़कर उसे यूं देखा जैसे खा जाएगी। उसके सिर में दर्द हो रहा है, सर में मालिश करवा कर लेटी है बेचारी। अभी कैसे यहाँ आकर किचन में चूल्हा चौका करने लग जाएगी। और ये बच्चे पैदा करने वाले नखरे मुझे मत दिखाओ, हमने भी 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, मगर कभी ऐसा नखरा नहीं किया। खामोशी से खाना बनाओ, नहीं बनता तो अपने मायके चली जाओ, वहीं बच्चा पैदा करके आ जाना। माँ ने दो टूक स्वर में कहा तो अर्पिता रुहासी हो गई। माँ बाप के घर कहाँ जाती, उनका देहांत हुए तो समय गुजर चुका था। ना चाहते हुए भी वो खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय उसका जी खराब हो रहा था, और मगर जिस समय उसने पनीर को फ्राई करना शुरू किया उसकी तबीयत कुछ अच्छी हो गई। उसे पनीर की खुशबू अच्छी लगी। उसका दिल चाहा कि वो कुछ खा ले। उसने सुबह से चाय के एक कप के सिवा कुछ न खाया था। पनीर फ्राई करते समय उसने 1-2 पीस अपने लिए निकाल लिए।
जैसे वो उन्हें ठंडा करके मुंह में रखने चली, ठीक उसी समय मछली नंद किचन में चली आई। उसने आंखें मटकाकर अर्पिता को पनीर खाते हुए देखा, मगर कहा कुछ नहीं। अर्पिता अपने आप में शर्मिंदा सी होकर रह गई। नंद भी बगैर कुछ कहे माँ के घुटनों के साथ जाकर लगकर बैठ गई। अर्पिता ने खाना पकाया और अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत थकावट हो रही थी और अब भूख भी लग रही थी। उसने सोचा लेट ले, फिर जाकर खाना खा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद किचन में जाकर खड़ी हुई, मगर एक रोटी पड़ी थी। उसने वो डिब्बे में से निकाली और पतीली का ढक्कन उठाया। उसका दिल धक से रह गया। पतीली के अंदर कुछ न था, सिर्फ थोड़ा सा तेल लगा हुआ था। अर्पिता घबरा कर इधर उधर देखने लगी, शायद कहीं और रखा हो, मगर पूरा किचन खाली था। फ्रिज में भी कुछ न था। अर्पिता खाना ढूंढ रही थी जब उसी समय सुरेश की माँ किचन में आई। माँ, वो खाना कहाँ है? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अर्पिता ने झिझकते हुए उनसे पूछा। उन्होंने पानी का गिलास भरा और मुंह में बनाते हुए बोली, तुमने खाना तो खा लिया था। छोटी बता रही थी, उसने खुद अपनी आंखों से तुम्हें पनीर निकाल कर खाते हुए देखा है, इसलिए तो खाना कम पड़ गया सबको। हमारे सामने तो बड़े नखरे दिखाती हूँ कि उल्टियाँ आ रही हैं, और जब कोई नहीं देख रहा होता तो पेट भरकर खाना खा लेती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अर्पिता। माँ ने सुनाते हुए कहा तो अर्पिता अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। उसे बताना चाहा कि नहीं, उसने तो सिर्फ एक ही पनीर का पीस खाया था, मगर शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए। माँ पलटकर चली गई। भूख से अर्पिता की बुरी हालत थी। उसने पलटकर देखा, खाने के लिए कुछ न था। थक हार कर फ्रिज में से हरी मिर्च निकाल कर उसने उसके साथ रोटी खाने की कोशिश की, मगर मुंह में रखते हुए उसकी बस हो गई। मिर्च की वजह से सीने की जलन ने उसका जीना मुश्किल करना शुरू कर दिया। रात तक भूखे पेट रहने की वजह से अर्पिता की हालत ख़राब हो चुकी थी कि वो रात का खाना बनाने के लिए भी न उठ सकी, मगर वो आवाज़ें सुनती रही। माँ उसे बातें सुना रही थी। माँ, छोड़े, नहीं बनाती तो लाए, मुझे पैसे दे, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ। आजकल तो मोबाइल से खाना मंगाओ तो घर पर देकर जाते हैं, और बड़े मज़े का खाना होता है। छोटी नंद चहक कर बोल रही थी। फिर तीनों सर जोड़कर बातें करने लगी। अंदर लेटी अर्पिता पर बेहोशी सी छाने लगी थी, मगर बाहर किसी को फर्क न पड़ता था। राइटर थोड़ी देर के बाद पिज्ज़ा और बर्गर के बड़े बड़े डिब्बे ले आया, जिसे तीनों बहनों और सास ने मिलकर खूब मज़े लेकर खाया। किसी को यह एहसास तक न था कि मजदूरी से थका हारा वापस आने वाला सुरेश भी भूखा होगा, और अंदर उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी वो भी कमजोरी का शिकार हो रही थी। छोटी नन ने खाने के सारे डिब्बे डस्टबिन में नीचे रख के करके छुपा दिए ताकि किसी को पता न चल सके। सुरेश घर आया तो घर में खामोशी सी थी। वो चुपचाप चलता हुआ कमरे तक आया। आहट से अर्पिता जाग गई। अरे, आप आ गए, वह बड़ी मुश्किल से बोली। सुरेश ने उसकी हालत देखी तो ठिठक सा गया। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? उसने अर्पिता से पूछा, मगर अर्पिता अपने आंसू पीकर रह गई। उसने खड़े होने की कोशिश की, मगर लड़खड़ाकर दोबारा बिस्तर पर गिर सी गई। तुम रहने दो, मैं खाना खुद ही ले लेता हूँ, सुरेश ने प्यार से कहा। अर्पिता सोच कर रह गई कि पता नहीं किचन में खाने को कुछ था या नहीं। सुरेश कमरे से बाहर निकला और उस किचन में जाकर खाली बर्तन में खाना ढूंढने लगा। उसने हर पतीले का ढक्कन उठा के देख लिया। गंदे बर्तन अर्पिता के लिए सजाकर रख दिए गए थे, मगर उनमें खाने नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फ्रिज में भी बस इतना ही दूध रखा था जिससे वो सुबह चाय बन जाती। सुरेश को जोरों को भूख लगी थी। वो उदास सा हो गया। तभी पीछे से अर्पिता की आवाज़ सुनाई दी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? खाना नहीं है क्या? सुरेश ने मायूसी सर हिला दिया। नहीं, खाना नहीं है। और तभी उसकी नज़र किचन के स्लैब पर बर्तनों के गंदे ढेर के पीछे से झाँकते बर्गर के एक रेपर पर पड़ी। सुरेश ने आगे बढ़कर वो कागज़ उठाया। इस पर लिखा था कि राइटर ने खाना आज के दिन उनके घर पर डिलीवर किया है। सुरेश एक ठंडी सांस लेकर रह गया। उसने अर्पिता से पूछा कि खाना बाहर से मंगवाया गया था? तुमने खाया था तो मेरा हिस्सा क्यों नहीं रखा? अर्पिता बौखला सी गई। मुझे नहीं पता कि खाना किसी ने बाहर से मंगवाया था या नहीं। मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं कमरे में से ही नहीं निकली। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, उसने बारीक सी आवाज़ में कहा। सुरेश चौंक सा गया। क्या मतलब? इस हाल में तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? उसने खाली रैपर वहीं पर फेंका और जल्दी से अर्पिता को ले जाकर कमरे में बिठा दिया। अर्पिता ने उसे दबे शब्दों में कल होने वाली घटना बता दी। सुरेश ने कुछ कहा तो नहीं, मगर वो परेशान सा हो गया था। पैसे भी नहीं हैं जेब में, सुरेश बड़बड़ाया। उसे हफ्ते के हफ्ते मजदूरी मिला करती थी, और दुर्भाग्य से आज शनिवार का ही दिन था। पैसे कल मिलेंगे, अब मजबूरी, आज रात को भूखे ही सोना पड़ेगा, सुरेश ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। दोनों पति पत्नी की हालत भूख के मारे बुरी हो रही थी, मगर ना चाहते हुए भी वो सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह सुरेश ने अर्पिता को उठाया कि उसके लिए नाश्ता बना दे। अर्पिता ने उसे एक पराठा और चाय बना कर दी, जिसे खाकर वो खामोशी से घर से निकल गया। पूरा दिन अर्पिता कोहलू के बैल की तरह से काम करती रही। सास ने पर्दे और सोफे के कुशन के कवर धोने का आदेश दे दिया था। वो गिरते पड़ते खुद को संभाले घर के सारे काम करती रही। उसकी आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे और शरीर की हड्डियां दिखने लगी थीं। रात को सुरेश थोड़ा जल्दी आ गया। उसके चेहरे पर अनोखी चमक थी। हैरत की बात यह थी कि आज उसके स्वागत के लिए घर में सभी जाग रहे थे। शायद सभी को पता था कि आज उसे पैसे मिले हैं। माँ ने प्यार से कहा, आ गया मेरा बेटा, मैं बस तेरा इंतजार कर रही थी।
अर्पिता उन्हें देखकर दंग रह गई। भारी होते हुए शरीर को संभाले हुए वो सुरेश के लिए खाना लगाने लगी। सुरेश ने खामोशी से खाना खाया। ला मेरा बेटा, मुझे जल्दी से अपने हफ्ते भर के पैसे दे दे। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो रहा है और मुझे छोटी की दवाई भी लानी है। उसके सर के बाल तेजी से झड़ रहे हैं। उसे बड़ी चिंता हो रही है। मांग ने हाथ से सुरेश की ओर बढ़ाते हुए कहा तो सुरेश ने सर हिला दिया। अर्पिता बर्तन उठाने के लिए वहीं खड़ी हुई थी। तीनों बहनें भी अपनी फरमाइशें लिस्ट गिनवा रही थी, मगर सुरेश चुप खड़ा था। उसने जेब से सारे पैसे निकाले और गिनने लगा। अरे वाह, इस बार तो तुझे लगता है ज़्यादा पैसे मिले हैं। माँ ने ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए कहा। सुरेश मुस्कुरा दिया। हाँ माँ, अर्पिता की तबीयत ख़राब रहती है ना, हमारा बच्चा होने वाला है, इसलिए इस महीने ओवर टाइम ज़्यादा ही लगाया है। सुरेश की बात पर माँ का मुंह बन गया। सुरेश ने पैसों को 2 हिस्सों में बांटा और ज़्यादा पैसे माँ की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने झपटने के अंदाज में पैसे छीन लिए और ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए गिनने लगी। सुरेश ने हाथ में पकड़े थोड़े से पैसे अर्पिता की तरफ बढ़ाया और बोला, ये तुम रख लो। अगर कभी घर में खाने के लिए कुछ ना हो या ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो इनसे कोई चीज़ मंगवा कर खा लेना, उसने प्यार से कहा। अर्पिता ने घबरा कर अपनी सास को देखा, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। इसे पैसे देने की क्या ज़रूरत है सुरेश, घर में पहले ही 100 खर्चे हैं। इस महारानी के तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। घर में जो कुछ बनता है पेट भर कर खाती है। ना जाने तुझे क्यों कहती है कि खाली पेट सारा दिन फिरती है। उस दिन पतीले में से सारा पनीर निकाल कर खा गई और आज भी सुबह से किचन में ही घुसी हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है इसे पैसे देने की। ला मुझे दे, मुझे अपने जोड़ों के दर्द की दवा लानी है। वो अपनी जगह से उठी और अर्पिता घबरा कर 2 कदम पीछे हो गई थी। सुरेश हक्का बक्का माँ की शक्ल देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, माँ ने आगे बढ़कर सारे पैसे उसके हाथ से छीन लिए। बढ़ाया, पत्नी की सेवा करने वाला। 3 कुंवारी बहनें बैठी हैं तेरे घर में, इनको ब्याहना है, इनका दहेज बनाना है, गहने बनाना है, और तुझे पत्नी के नाज नखरे उठाने की चिंता पड़ी है। कुछ अकल से काम ले, शर्म ही खत्म हो गई है तुझ में तो। माँ ने अब सुरेश को बातें सुनाना शुरू कर दी। अर्पिता घबरा कर वापस अपने कमरे में जा घुसी थी। उसे पता था कल का पूरा दिन माँ इसी बात को लेकर उसे बातें सुनाती रहेंगी। न जाने वो कितनी देर तक सुरेश को ताने देती रहीं। जिस समय वो कमरे में आया उसका चेहरा उतरा हुआ था। अर्पिता कुछ न बोली। माँ के रो रो के चीखने ने चिल्लाने की आवाज़ें कमरे के अंदर तक आ रही थीं। सुरेश खामोशी से करवट लेकर सो गया। अर्पिता भी सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन अर्पिता घर की सफाई करके फ्री हुई तो माँ और तीनों बेटियां चादर ओढ़े कहीं जाने को तैयार थीं। अर्पिता ने हैरत से पूछा, कहाँ जा रही है माँ? आज उसके कमर में बहुत दर्द था, यहीं बाजार तक जा रही हूँ। दोनों लड़कियों के मौसम के कपड़े खत्म हो गए हैं, बस वही लेने हैं, माँ ने दो टूक सा जवाब दिया। माँ, वो अगर आप जाएं तो मेरे लिए कमर दर्द की दवाई लेते आइएगा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अर्पिता ने निढाल सी आवाज़ में कहा तो माँ ने सिर झटक दिया। हाँ हाँ, ले आएंगे अगर मिल गई तो। चलो लड़कियों, चलो जल्दी चलो। और हाँ अर्पिता, तुम अपने लिए खाना बनाकर रख लेना, हम तीनों बाहर से ही खाकर आएंगे। माँ ने अर्पिता को कहा और तीनों बेटियों को लेकर बाहर चली गईं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। जैसे तैसे करके उसने घर की सफाई निपटे और आंधे मुँह कमरे में जाकर गिर गई। उसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि वो अपने लिए कुछ खाना ही बना लेती। अगला पूरा हफ्ता अर्पिता का बहुत ख़राब गुजरा। सुरेश पहले से भी देर से घर आने लगा था। सारा दिन अर्पिता से घर के कामकाज करवाए जाते और उसकी हालत का कोई ख्याल ना किया जाता। एक दिन पड़ोस की औरत आई तो अर्पिता की सास ने उसे आदेश दिया, जा जल्दी से जाकर चाय बना के ले आओ। वो लड़खड़ाते कदमों से चाय बनाने चल दी। वो औरत बहुत ध्यान से अर्पिता को देख रही थी। हाय सुनीता, ये तुम्हारी बहू पेट से है ना? बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कहीं तुम्हारे सर कोई मुसीबत ही न डाल दे, उस औरत ने धीरे से कहा। मगर अर्पिता की सास ने नाक पर मक्खी उड़ाते हुए कहा, अरे बहन, कुछ नहीं होता, बड़ी ढीठ है, मेरे बेटे को अपने काबू में कर रखा है, इसी के गुण गाता रहता है, बस छुप छुप के पैसे देता है, फ्रूट ला कर देता है, और हम तो उसे दिखाई नहीं देते। माँ ने लगभग रोने वाली आवाज़ बनाकर कहा था, हम सब ने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, एक गोली भी नहीं खाते थे कभी, और इस महारानी को तो हर हफ्ते सुरेश डॉक्टर के पास लेकर जाता है, इसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। माँ ने कहा तो वो औरत सर हिलाने लगी। अर्पिता सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उस रात तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। आज लगता था सुरेश को पैसे मिलने थे, इसलिए माँ ने आज सुरेश की पसंद का खाना बनवाया था। सुरेश थका हारा घर आया तो माँ ने अर्पिता से कहा, जल्दी से मेरे बेटे के लिए गर्म गर्म रोटी डाल कर ला, बेचारा भूखा प्यासा आया है मजदूरी करके, हालत ख़राब हो गई है इसकी, तेरे तो नखरे ही नहीं पूरे होते, अपने चोचले ज़रा कम कर, मेरे बेटे पर थोड़ी दया कर, माँ ने मजाक के अंदाज में कहा। अर्पिता खामोशी से किचन में चली गई। सुरेश ने खाने से पहले जेब से सारे पैसे निकाल कर माँ को दे दिए। उन्होंने पैसे गिने, वो पूरे थे, बड़ी खुश हुई। फिर इसके बाद उनका वहाँ बैठने का कोई काम न था, इसलिए जल्दी से उठकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। सुरेश जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। खाना खाकर बर्तन बर्तन धोकर जिस समय अर्पिता कमरे में आई, रात के 1 बज रहे थे, मगर सुरेश अभी तक जाग रहा था। अरे आप अभी तक सोए नहीं? आप तो बहुत थके हुए थे, अर्पिता ने पूछा। मगर उसने जल्दी से अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में बिठा दिया और जेब में हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला।
अर्पिता हैरान रह गई, उसके हाथ में पैसे थे। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए ओवर टाइम लगाया था। इन पैसों का माँ को कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ वो स्वभाव की थोड़ी कठोर हैं, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। ये पैसे तुम अपने पास रखो, जब माँ घर पर ना हो या तुम सब्जी लेने बाजार जाओ तो इन पैसों से अपने लिए फ्रूट ले लेना। मुझे पता है इस हालत में फल खाना बहुत ज़रूरी होता है। सुरेश ने प्यार से कहा। अर्पिता की आंखों में आंसू भरने लगे, मगर उसे नहीं पता था कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रही है। अगले दिन सुरेश की छुट्टी थी। माँ और तीनों बेटियां आज पूरे मोहल्ले की सैर पर निकली हुई थी। उनके तो हाव भाव ही काफ़ी समय से बदले थे। महंगे कपड़े और महंगी चीज़ें लेना वो अपना अधिकार समझती थी। सुरेश को मौका मिल गया। उसने अर्पिता से कहा कि वो मुझे वो पैसे ला कर दो, मैं तुम्हें फल ला कर देता हूँ। अर्पिता ने खामोशी से पैसे लाकर उसे दे दिए। थोड़ी देर बाद वो फलों का बड़ा सा थैला अर्पिता के लिए ले आया। सुरेश ने थैले को गांठ लगाई और ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर शाम से पहले पहले ही एक फल खत्म कर लेना। माँ वापस आ गई तो बड़ी लड़ाई हो गई जाएगी, सुरेश ने मजाक में कहा और घर से बाहर निकल गया। वो जल्दी जल्दी घर के कामकाज निपटाने लगी। उसे पता था कि सास और बेटियां जब इकट्ठी बाहर जाती हैं तो रात से पहले घर नहीं आती, मगर आज आधे घंटे बाद ही दरवाज़ा बजा। अर्पिता ने खोला तो सास और तीनों बेटियां अंदर आ रही थी। तीनों के मुंह बने हुए थे। अर्पिता को पता चला वो जहाँ गई थी वो औरत घर पर नहीं थी, इसलिए वो तीनों का मूड खराब हो गया था। वो घर वापस आ गई थी। अर्पिता जल्दी जा पानी लेकर आ और फिर इसके बाद चाय बना दे, सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। अर्पिता की सास ने पाँव पसार कर बैठते हुए कहा। तीनों बेटियां भी इतराते हुए वहीं बैठ गई थीं। अर्पिता किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगी और तभी उसके कान में एक आवाज़ पड़ी। माँ, ये देखे इधर, भाभी के कमरे में ये क्या है, जल्दी आए। वो छोटी नन की आवाज़ थी। अर्पिता के कान खड़े हो गए। उसने अपने कमरे में फ्रूट भरा थैला रखा था। वो लपक कर किचन से बाहर निकली, मगर देर हो चुकी थी। उसकी सास और उसकी तीनों बेटियां उसके कमरे में खड़ी थी। सास के हाथ में फलों वाला थैला था और जिसे खोलकर वो देख रही थी। उनके चेहरे पर नफरत फैल चुकी थी। उन्होंने सिर उठाकर अर्पिता को देखा, जिसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था। तो ये होता ही मेरे पीठ पीछे यहाँ पर अय्याशियाँ चल रही हैं तुम्हारी। कहा था तीनों बेटियों का दहेज बनाना है मुझे, उसके लिए कुछ पैसे दे दे, मगर सारे पैसे तो वो तुझ पर लुटा देता है। मेरी बेटियों की शादियाँ कैसे होंगी। अर्पिता की सास ने एकदम ही चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ, भाई हमारे लिए तो कभी फल नहीं लाए, जो भी कुछ भी हमें दिलाती हैं तो आप ही दिलाती हैं, बस वो सारा पैसा भाभी पर ही लुटाते हैं। छोटी नन ने रोने वाली आवाज़ में बनाकर कहा। मैं एकदम ही अपना सीना पीटने लगी। हाँ हाँ, इस कलमुही को ब्याह कर जिस दिन से लाई हूँ उसी दिन से सुरेश मेरे हाथों से निकल गया है। ये तो है ही जादूगरनी। बस अब तू चिंता ना कर, ये सारा फल तुम लोग खाओ और आज मैं देख लेती हूँ कि सुरेश इसे घर से निकालता है या नहीं। सास ने फल का थैला उठाकर तीनों बेटियों की तरफ बढ़ाया। वो वहीं बेड पर बैठकर मज़े से ले लेकर खाने लगी। अर्पिता हक्का बक्का सास की शक्ल देख रही थी। माँ, आपने फ्रूट ले तो लिए हैं, अब सुरेश को मुझे घर से निकालने के लिए मजबूर क्यों करेंगी। अर्पिता की आवाज़ में डर था। वो जानती थी अगर माँ ने सुरेश को इमोशनल ब्लैकमेल किया तो क्या पता वो उसे निकाल ही दे। वो माँ से बहुत डरता था। माँ ने आगे बढ़कर कहा, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुझ जैसी बहू को अपने घर में रखूं, इसलिए निकलवाना चाहती हूँ और आज तो निकाल कर ही रहूंगी। अर्पिता की आंखों से आंसू टपकने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं सारा दिन तो काम करती हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, इसके बाद भी मैं आप सबकी सेवा करती हूँ। सुरेश मुझे निकाल नहीं सकते, अर्पिता ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। मगर माँ ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से उसे थप्पड़ दे मारा। वो बहुत कमज़ोर थी, लड़खड़ाकर नीचे जा गिरी। माँ को न जाने किन बातों का गुस्सा था। वो पैरों से अर्पिता को मारने लगी, लेकिन उसी पल खुले दरवाजे से सुरेश अंदर आ रहा था। क्या कर रही है माँ, क्यों मार रही इस बेचारी को। वो लपक कर आ गया। एक पल के लिए भी तो माँ भी सकते में आ गई, मगर अगले ही पल उन्होंने जोर जोर शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ और अभी अभी और इसी समय इसको निकाल इस घर से। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सुरेश ने नीचे पड़ी अर्पिता को की तरफ देखा और अचानक ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अर्पिता की आंखें पलट रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसके हाथ पांव टेढ़े हो रहे थे और तभी सुरेश की नज़र फूट खाती बहनों पर पड़ी जो छिलके छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये फ्रूट मैं अर्पिता के लिए लाया था, तुम लोगों का तो खा खा कर पेट ही नहीं भरता। अपने आप को तो देखो, शर्म नहीं आती। अर्पिता माँ बनने वाली और अगर मेरी और मेरी पत्नी की खुशी में कोई खुश नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ रहूं। हफ्ते की इतनी मेहनत करने के बाद पत्नी की हालत देखकर उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा जिंदा नहीं बचेंगे। माँ घबरा सी गई थी। सुरेश उल्टे कदमों अर्पिता को उठाकर अस्पताल लेकर भागा। रात तक उसका ट्रीटमेंट होता रहा। पता चला कि अधिक टेंशन के कारण से उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। मगर भगवान की कृपा थी कि बच्चा ठीक था। मगर डॉक्टर ने सुरेश को कहा कि अर्पिता की कमज़ोरी तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है और वो इसका ख्याल नहीं रखता। सुरेश शर्मिंदा सा होता रहा। वो घर वापस आया। माँ और तीनों बहनें नाराज़ चेहरे बनाए आंगन में बैठी थी, मगर तभी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सुरेश ने आगे हाथ बढ़ाकर
उनसे वो सारे पैसे मांग लिए थे जो उसने उन्हें कल रात दिए थे। मैं चाहता हूँ कि आप सारे पैसे मुझे दे दें। इस घर का खर्च मैं खुद चलाऊंगा। मुझे आप तीनों पर भरोसा नहीं रहा। सुरेश के स्वर में गुस्सा था। माँ ने आय बाय करने की कोशिश की मगर सुरेश ने सारे पैसे निकाल लिए। सुरेश ने वो सारे पैसे लाकर अर्पिता के हवाले कर दिए। आज से ये घर तुम चलाओगी क्योंकि इस घर की मालकिन तुम हो। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, जैसा भी रिश्ता मिलता है 1 साल के अंदर अंदर अपनी तीनों बेटियों को विदा कर दो। और अगर मैंने आज के बाद इनको अर्पिता के कमरे में जाते और उसकी कोई चीज़ खाते हुए देखा तो मुझसे कोई बुरा कोई नहीं होगा। मैं इनकी शादी में 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सुरेश की आवाज़ में गुस्सा था। मैं एकदम चुप रह गई। वो जानती थी कि पासा पलट चुका है। सुरेश को अपने बच्चे और पत्नी की बहुत प्यार था और आज वो रंगे हाथों अर्पिता को मारते हुए पकड़ी गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना सम्मान खुद ही खो दिया था। उन्होंने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली। अर्पिता पैसे हाथ में ली अपने कमरे में वापस जा चुकी थी। सुरेश बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा था मगर वो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए था। फ़ोन बंद करके उसने छोटी की तरफ देखकर कहा, तुम लोग अपना खाना बना लो। किचन में रोटियां पड़ी हैं, फ्रिज में से हरी मिर्ची निकालो और खा लो। गुस्से में कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तीनों बेटियां मुंह फाड़े माँ की ओर देखने लगी जो सीने पर हाथ रखे वहीं बैठी रह गईं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।